नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज पूरे देश में सिर्फ एक चर्चा हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। क्या पूरे हिंदुस्तान के सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं? लोकसभा चुनाव के साथ ही सारे राज्यों के चुनाव। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ तो बड़ा करने जा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री के दिमाग में चल क्या रहा है? मोदी क्या करने वाले हैं? कई सवाल हैं। क्या मोदी लोकसभा को भंग कर देंगे? क्या लोकसभा का चुनाव इसी साल यानी 2023 में ही हो जाएगा? या इस साल होने वाले विधानसभा के चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, ये सारे चुनाव टाल दिए जाएंगे और अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे? अगले साल होने वाले चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, इसके बाद उसके अगले साल होने वाले दो महत्वपूर्ण चुनाव, दिल्ली का चुनाव है। ये सारे चुनाव, क्या बिहार का चुनाव, क्या ये सब लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जा सकते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब तो यही है। अब ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या इसी में ये वन नेशन वन इलेक्शन का कानून मोदी पास कर देंगे? क्या मोदी अभी वक्त लेंगे? ये एक ऐसा आइडिया है जिसका समय तो आ चुका है, बस सही घड़ी का इंतजार है। और वो घड़ी कब आएगी, हम यही आज समझेंगे। आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं, सबके जवाब देने की आज हमारी पूरी कोशिश होगी। हम इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि इन 5 दिनों के सत्र में क्या नरेंद्र मोदी अमृत काल के अपने सारे पेंडिंग एजेंडे पूरे करने वाले हैं? देश के वो अहम फैसले जो अभी तक रुके हुए थे, क्या वो सारे फैसले इन 5 दिनों के अंदर ले लिए जाएंगे? इससे पहले आपको मैं एक बड़ी खबर बताता हूं। इस वक्त की जितने भी सांसद हैं, उन सब की एक फोटो अपॉर्चुनिटी रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, आप समझिए। देश के सारे सांसदों की फोटो खिंचवाई जाएगी नरेंद्र मोदी के साथ, और यह जल्द होने जा रहा है। इसको जोड़कर अगर आप देखिए वन नेशन वन इलेक्शन से, तो क्या ये जो फोटो ऑप है, ये इन सांसदों का अगले चुनाव से पहले आखिरी फोटो ऑप होने जा रहा है? क्या अब अगले लोकसभा चुनाव से पहले कोई शीत सत्र नहीं होगा, विंटर सेशन नहीं होगा? यह जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, यही संसद का आखिरी सत्र होगा अगले चुनाव से पहले। तो नई संसद में सभी सांसदों का फोटो सेशन होगा। अब इसको हम नई संसद के पहले सत्र से जोड़कर देखें, या पुरानी संसद के आखिरी सत्र से, या चुनाव से पहले आखिरी फोटो ऑप से, ये सारे सवाल मन में चल रहे हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे कानूनों की चर्चाएं हो रही हैं जो इन 5 दिनों के अंदर कयास हैं कि नरेंद्र मोदी उनको अंजाम दे सकते हैं, उनको कानूनी जामा पहना सकते हैं। हम इस पर आज डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले इसका मतलब हम समझ लें, और समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। समीर साहब, स्वागत है आपका भी। ये देवेंद्र, जो अभी खबर हमने दी कि ये तस्वीर खिंचवाई जा रही है सभी सांसदों की, इसका क्या मायने है? सौरभ, इसके 2 मायने हैं। पहले मायने तो ये जो आपने बताया कि इस कयासबाजी को, इस अटकलबाजी की तरफ ये इशारा है। न सिर्फ इशारा है, बल्कि जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये जो सूचना दी गई है, उसमें सौरभ अगला सवाल यही था कि क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि ये आखिरी सत्र है? उनका जवाब था कि ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हमारे हवाले से कहें नहीं। अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब सीधे सीधे उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया और इतना तक इशारा किया। लेकिन क्योंकि सोर्स बेस्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें एक लिमिटेशन ध्यान रखना होता है कि एक्चुअल पोजीशन न जाने क्या है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि क्योंकि जो मौजूदा बिल्डिंग है उसका ये आखिरी सत्र होगा, अगर नई संसद भवन में इस बैठक अगली विशेष सत्र को किया जा रहा है जैसे कि संभावना जताई जा रही है, तो उस लिहाज से भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो संकेत है, वो ये संकेत जरूर है कि कुछ बड़ा, कुछ गंभीर दिशा में की तरफ ये इशारा कर रहा है। अच्छा, आप देखिए, आज ये सभी हमारे दर्शक जो हैं वो सोच रहे होंगे कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ये इसकी इतनी हवा उड़ी कैसी देश के अंदर? कल से इस बात की चर्चा चल रही है। आज सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, पूर्व राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी इतनी जल्दी रिपोर्ट दे देगी अपनी कि देश के अंदर सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकें? इतनी जल्दी क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं सौरभ। उसमें बहुत सारी अड़चने हैं। एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को अगर आप अपना लें तो उसमें अड़चने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कदम बढ़ाने में कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और शुरुआती कदम जिसे हम कहते हैं, शुरुआती कदम इस लिहाज से कि ये चल तो रहा है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन संसद में भी इसके शुरुआती कदम बढ़ाने में
बहुत ज़्यादा अड़चन नहीं है। एटलीस्ट आप चर्चा तो करा कर एक मैसेज दे ही सकते हैं और उन दलों को दे सकते हैं मैसेज कि कौन से इसके साथ हैं, कौन से इसके विरोध में है। जैसे लॉ कमीशन को उन लोगों ने अपनी सिफारिश दी है, लेकिन संसद में आके अपनी बात कहना कि क्यों आप इसके पक्ष में हैं, क्यों आप इसके विपक्ष में हैं, वो एक अलग मसला रहेगा। और दूसरी चीज़ सौरभ, कि महिला आरक्षण को लेकर भी क्या ये सरकार एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खोलने वाली है, क्योंकि कुछ सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी है। और अगर पॉलिटिकली आप देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा ये डिविडेंड दे सकता है पॉलिटिकली। और दूसरी चीज़ की जो मकसद ये है कि अमृतकाल में यानी कि 2047 में भारत की तस्वीर कैसी रहेगी, उसके लिए अभी कदम उठाना है। उसमें भी ये बिल्कुल फिट बैठता है कि अगर देश की आधी आबादी को आप सशक्त नहीं करते हैं तो फिर उस स्थिति में एक मजबूत भारत की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो देखिए, दो बड़ी खबरें इस वक्त हमारे साथ हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार आप चर्चा सुन रहे हैं। इस दिशा में सरकार ने पहला कदम उठा भी लिया है जब एक कमेटी बना दी गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इन 5 दिनों के विशेष सत्र के अंदर महिला आरक्षण, देश में महिला आरक्षण, पंचायत से लेकर देश की संसद तक 33% महिला आरक्षण को अंजाम दे सकती है क्या सरकार? इसको लेकर के भी अब इशारे आने शुरू हो चुके हैं। सोर्सेस से इस बारे में भी खबरें मिल रही हैं कि यह भी एजेंडे में हो सकता है इन 5 दिनों के सत्र के अंदर। लेकिन इतनी गोपनीयता चूंकि बढ़ती जा रही है, आप खुद सोचिए, ये 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। विपक्ष के नेता ये पूछ रहे हैं कि एजेंडा क्या है, हमको नहीं मालूम, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल बैठेगी तब हमको पता चलेगा। अचानक क्यों रख दिया गया है 5 दिन का सत्र, त्योहारों के बीच में क्यों रखा है, तमाम तरीके के सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है। आप समझ सकते हैं इसके पीछे कितनी सीक्रेसी है। इसीलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि इसमें क्या होगा। और आज पहले ही औपचारिक तौर पर यह खबर आई कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहला कदम उठ गया कमेटी बनाकर। और देवेंद्र आपको दूसरी बड़ी खबर दे रहे हैं कि महिला आरक्षण की भी चर्चा की जा रही है। महिला आरक्षण का कानून भी क्या इन 5 दिनों के अंदर बन सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन का, कुछ बुनियादी सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी होंगे, हमारे दिमाग में भी है। जैसे, क्या चुनाव आने वाले 100 दिन के अंदर होने वाले हैं, यानी इसी साल होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव भी, या 200 दिनों में होंगे, यानी जब अप्रैल मई में चुनाव होना है तब होंगे? दूसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा को भंग करने जैसा भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएंगे जो इस साल होने वाले हैं? और ये सभी चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विशेषकर, ये अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। चौथा सवाल ये है, क्या विशेष सत्र के अंदर ही ये वन नेशन वन इलेक्शन का कानून ये पास करा दिया जाएगा? क्या ये मुमकिन है टेक्निकली? और पांचवा सवाल, ये जो कमेटी बनाई गई है इसको लेकर के, इसकी सिफारिश से लेकर और इस कानून की इंप्लीमेंटेशन तक, चुनाव होने तक देश के अंदर, ये पूरी टाइमलाइन कितनी लंबी हो सकती है? ये काम कितने वक्त में अंजाम दिया जा सकता है अगर आज भी कमेटी अपना काम करना शुरू कर देती है तो? इन सारे सवालों के जवाब हम आज अपने मेहमानों से लेंगे, हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। समीर साहब स्टूडियो में हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका भी। पहले तो मैं बता दूं आपको, खबर आपने देखी होगी, सभी सांसदों की तस्वीर खिंचाई जाएगी, फोटो अपॉर्चुनिटी की जा रही है। और सवाल यह है कि क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले की अंतिम फोटो अपॉर्चुनिटी है? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके में इतनी ऑब्वियस चीजें होती नहीं, और इसीलिए मुझे लगता है, जब मैं कल प्रहलाद जोशी जी का ट्वीट मैंने जो पढ़ा, तो मुझे अभी भी ये लग रहा है, और हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके में कुछ आकलन नहीं लगाया जा सकता, मुझे अभी भी ये लग रहा है कि दिनों के इस सत्र में भारत को जिस तरह से 1947 में संविधान सभा बैठी थी, आज वो संविधान सभा अलग से भले नहीं बैठाई जाएगी, लेकिन देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि वो चर्चा करेंगे, वो तय करेंगे अब उसमें कौन कौन से मुद्दे नरेंद्र मोदी के दिमाग में हैं। क्या जो देवेंद्र बता रहे हैं महिला आरक्षण का मुद्दा, क्या जो एक देश एक चुनाव जिसकी एक कमेटी बन चुकी है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, और यहां थोड़ा सा एक चीज अगर हम ध्यान करें, जब अनुच्छेद 370 हटाना, हर कोई कह रहा था कि यह संभव ही नहीं। अमित शाह अपनी वो फाइल लेकर, वो बहुचर्चित वाली जिसमें टिक लगा था कि ये काम हो गया और ये बचा रह गया है, तो सबको आश्चर्य हो गया, कह रहे इतना आसान काम था 35 से और 370 हटाना। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम संवैधानिक संशोधनों की बात कर रहे हैं,
लेकिन अगर सरकार के मन में कुछ है तो उसके लीगल और खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे हैं उस पर तैयारी होगी। एक और बड़ा सवाल जो मेरे मन में कल से है, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी उसने ज्ञानवापी के सर्वे की इजाजत दी है, मुझे लगता है, मेरा यह अपना मानना है, मैं कल से बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि क्या प्लेसेज ऑफ वर्शिप है जो हिंदू मुसलमान के बीच विवाद की एक स्थायी वजह बना हुआ है, क्या उधर ये सरकार जा सकती है क्या? क्योंकि बाकी सारे मसले, समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण, एक देश एक चुनाव, ये सब अलग अलग समय पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये बैक बर्नर पर था। और जो हम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली देखते हैं कि जो मुद्दे लोगों के मन में है, बोलते कम है, उसको वो लेकर आते हैं और उसके लिए भूमिका तैयार करते हैं। कह पाना साफ साफ ये तो बहुत कठिन। देखिए, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की है, कल आपका समय नहीं मिला हमें कुरुक्षेत्र के लिए, हमने चर्चा की इस विषय पर कि क्या ये जो सत्र बुलाया जा रहा है इसमें कौन से बड़े मुद्दे होंगे। तो एक इस पर भी चर्चा थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम, क्या इसमें परिवर्तन या इसको खारिज करने संबंधी कोई कानून लाया जा सकता है सरकार की तरफ से। देवेंद्र यहां हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। इसके बारे में कहीं से सुन रहे हैं क्या आप? नहीं सर, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी, कोई संकेत, कोई इशारा नहीं है। अभी तक जो इशारा लगातार हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है, न सिर्फ इशारा बल्कि एक तरह से बताया जा रहा है। बस सिर्फ ये है कि सोर्सेज के मार्फत क्योंकि बताया जा रहा है और एकदम से कंफर्मेशन के साथ न्यूज़ के तौर पर पेश करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, तो वो हम लोग स्पेस रख रहे हैं। उसमें जो जोर है बहुत ज़्यादा सौरभ इसी बात पे, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके लिए आज हमने दिखाई कमेटी भी बन गई। और दूसरी चीज की महिला आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण के बारे में सौरभ आप देखें तो अगर सरकार को यह करना हो तो उस करने में बिल्कुल भी कोई बाधा नहीं। दूसरी चीज की राजनीतिक फायदे के लिहाज से समझें तो इसमें जबरदस्त फायदा नजर आएगा। तीसरी चीज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और उनकी मंशा को अगर देखें तो उनका लगातार जोर रहता है इस बात पर कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है, वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। जैसे टॉयलेट को लेकर जो उन्होंने अभियान एक सौरभ चलाया था, उसके पीछे मकसद क्या था? उसके पीछे मकसद यही था कि आधी आबादी में जो वंचित महिलाएं हैं, जिनको इस पीड़ा को झेलना पड़ता है, उन्हें भी मजबूत किया जाए। और ऐसे उनके तमाम फैसलों को आप देखेंगे जो कि लगेगा कि सीधे सीधे वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में है। इतना बड़ा कदम अगर वो उठाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ यहां पर नहीं कि सकारात्मक तौर पर नहीं बल्कि अपोजिशन के लिहाज से उनके कैंप में कितनी हड़बड़ी होगी, कितनी घबराहट होगी, क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ये तीनों ऐसे दल रहे हैं जो कि जबरदस्त मुखालफत करते रहे हैं इस विधेयक का। और आपको याद होगा कि राज्यसभा में किन परिस्थितियों में कैसे बिल फाड़ा गया था, उसके पहले के भी इतिहास को अगर आप देखें तो बहुत ही खराब रवैया रहा इन तीनों दलों का इस बिल को लेकर। लेकिन कोई संसदीय अड़चन नहीं है अगर महिला आरक्षण विधेयक सरकार लाना चाहती है इस विशेष सत्र में? बिल्कुल नहीं, वो एक सामान्य संविधान संशोधन विधेयक होगा और बहुत आसानी के साथ उसे पास भी कराया जा सकता है। और वहां पर इन दलों को एक्सपोज करने का मौका भी रहेगा, न सिर्फ इन दलों को बल्कि उसके सारे अपोजिशन के अलायंस को एक्सपोज करने का मौका रहेगा, साथ ही उनके अंदर फूट डालने का मौका रहेगा अगर आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू अपने उस पुराने स्टैंड पर ही कायम रहते हैं, जिसकी पूरी संभावना रहेगी। तो देखिए, दो बातें हमारे सामने हैं, एक वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। क्या यह है वो बड़ा एजेंडा इस 5 दिवसीय विशेष सत्र का पार्लियामेंट के? महिला आरक्षण भी क्या इसी में आ सकता है? इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएसडीएस से। प्रोफेसर, आपका बहुत स्वागत है। मैं जल्दी से कुछ बातें इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको बता देना चाहता हूं। बहुत से लोग सोचते होंगे कि नरेंद्र मोदी ने अचानक ये बातें क्यों कहना शुरू कर दिया। ये नरेंद्र मोदी तो कह ही रहे हैं और वो बड़े कन्विंस हैं, बड़े कन्विक्शन के साथ इस बात को वो कहते हैं कि देश के अंदर ये सारे चुनाव, बार बार एक चुनावी साइकिल चलाना, ये बंद होना चाहिए। देश के अंदर चुनाव एक समय पर एक साथ हो जाने चाहिए। देश के बड़े संसाधन इससे बचेंगे, देश का भला होगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए, ये एनडीए की सरकारों की, बीजेपी की सरकारों का एक सोचा समझा एक कार्यक्रम रहा है कि इस दिशा में काम करें। मैं आपको 2003 से बता सकता हूं, है तो ये इसकी शुरुआत पहले से होती है, लेकिन जब इसको आधिकारिक तौर पर सरकार के स्तर पर उठाया गया 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात सोनिया गांधी के सामने उठाई। सोनिया गांधी जी का रुख उस पर क्या था यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी ये चाहते थे कि यह वन नेशन वन इलेक्शन देश अडॉप्ट कर ले। इसके बाद 2010 में एल.के. आडवाणी जो हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने इस विचार को रखा और एल.के. आडवाणी ने बाद में यह कहा कि मनमोहन सिंह और तब के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, उन दोनों का रुख सकारात्मक था
एक देश एक चुनाव को लेकर के। इसके बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी इस पर एक रिपोर्ट दे देती है। 2017 के अंदर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन जाते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद वो कहते हैं कि ये बार बार चुनाव कराने से देश का बड़ा नुकसान होता है। तो समझिए, वाजपेयी जी सोनिया गांधी से बात करते हैं, एल.के. आडवाणी, मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी से बात करते हैं, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होकर वकालत करते हैं इसकी, और अब नरेंद्र मोदी तक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसके पीछे जो तैयारी थी सब हो चुकी है। यह अब समझना है कि आखिर वो घड़ी कौन सी है जब प्रधानमंत्री इस दिशा में फाइनल कदम जो है वो उठा सकते हैं। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी जी भी जुड़ गए। प्रोफेसर साहब का रुख करना चाहते हैं। सर, हमारा आज पहला सवाल तो यही है, आप क्या देख रहे हैं देश में लोकसभा का चुनाव 200 दिन में, यानी अप्रैल मई में, या 100 दिन में इसी साल? मुझे लगा आपने वन नेशन वन इलेक्शन पर इतनी भूमिका बनाई तो सवाल उसके बारे में होगा। अब सवाल जिस बारे में कह रहे हैं इसका जवाब तो न तो आपके पास है ना मेरे पास है, तो इस पर मैं क्या जवाब दूं? तो चलिए आप वन नेशन वन इलेक्शन पर बताइए, क्या यह मुमकिन है सर अभी के हालात में? अभी के हालात की चर्चा कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये तो लगता नहीं है कि 2024 के चुनाव में यह कर पाना संभव है। और मुमकिन इसके कानूनी दांवपेच हैं जिसकी चर्चा सुबह से हो रही है, लगातार हो रही है। पहला तो कि क्या यह विधेयक जब बनेगा क्या सिर्फ लोकसभा और बेसिकली पार्लियामेंट के पास करने से काम चलेगा, या राज्यों के आधे से ज्यादा सरकारों से रेटिफाई भी कराने की जरूरत है? तो पहली अड़चन तो यह है, और उसके बाद कई तरह के चेंजेस की जरूरत होगी। ऐसी सरकारों का आप क्या करेंगे अगर 2024 में आप चुनाव कराना चाहते हैं? ऐसी राज्य सरकारों का जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, और तमाम ऐसी सरकारें हैं जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। तो कई कानूनी दांवपेच हैं। अब सवाल है कि क्या संभव है? संभव तो हर चीज संभव है आज के समय में, लेकिन अड़चनें बहुत हैं। जिन अड़चनों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जो अब तक पता चला है कि अगर जो भी संविधान संशोधन करने की जरूरत है उसके लिए तो पर्याप्त बल सरकार के पास है, और जहां तक राज्यों से रेटिफिकेशन का सवाल है कि कम से कम 15 राज्यों का इसमें समर्थन हासिल होना चाहिए, देवेंद्र, शायद उसमें भी कोई अड़चन सरकार महसूस नहीं करती है। बिल्कुल, उसमें वो समस्या नहीं आएगी, लेकिन राज्यसभा में जो 5 संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी दिलानी होगी, वहाँ पर थोड़ी एक समस्या ज़रूर रहेगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आनंद फानन में बिल बनाना सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी इस मसले को लेकर। अभी क्योंकि कमेटी आज ही बनाई गई है, उस कमेटी के पास भी काफ़ी समय चाहिए होगा उन्हें कि हर एक स्टेक होल्डर से बातचीत करके फिर एक रिपोर्ट तैयार करें, उस रिपोर्ट के आधार पर एक बिल तैयार किया जाए, फिर उसको पार्लियामेंट में लेकर आ जाए। तो इस स्पेशल सेशन में बिल का प्रारूप लेकर आ जाया जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम नज़र आती है। चर्चा ज़रूर हो सकती है, जैसे किसी प्रस्ताव को रख दें और उसके बहाने आप चर्चा करें, ये सब ज़रूर संभव है। लेकिन जैसा कि पहले सौरभ लगातार इस बात की लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसी तैयारी, वो कोई नहीं कह सकता। राज्यों में विधानसभा से पास कराने में आधे राज्यों से कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे थे इस पर? नहीं, मैं दरअसल यही कह रहा हूं। देखिए, मेरा अपना अभी भी ये मानना है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन प्रीपोन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये कहने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जब इतनी चीजें, इतनी एक्टिविटीज एक साथ होते हुए देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये हो ही रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी मेरा ये मानना है कि सरकार उस दिशा में बढ़ेगी। सरकार बार बार किसी काम को करती है तो उसके लीगल ग्राउंड तैयार करती है, देश के जनमानस में उसे तैयार करती है। लेकिन उसके साथ साथ एक काम और नरेंद्र मोदी करते हैं, वो विपक्षी दलों के दिमाग को थोड़ा सा, एक कहते हैं ना कि हलचल पैदा कर देते हैं और उनकी रणनीति खराब करते हैं। तो मुझे ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है, अगर यही काम करना है, मैं कहता हूं कि ठीक यही काम करना है, तो अभी विंटर सेशन आना था, यही वन नेशन वन इलेक्शन का उसी समय बिल आ जाता। स्पेशल सेशन बुलाकर मतलब हुआ 4-5 बड़े मुद्दे लेकर सरकार आएगी और कहेगी कि अब ये देश इस दिशा में जाना चाहिए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान सभा थी उसके समय में जो कहा था, उनके जो मुद्दे थे जो रह गए थे, अब हम उससे आगे बढ़े, उसकी चर्चा इन 5 दिनों में की जाएगी। नहीं तो यही सवाल हमारे सामने भी था, बात भी इस पर हुई हर्षवर्धन जी। अब ये 5 दिन का विशेष सत्र केवल क्या भूमिका बनाने के लिए बुलाया जाएगा, या कोई ठोस कदम उठाने के लिए? देखिए, अगर ठोस कदम एक जो अभी देवेंद्र कह रहे हैं, तो वो ठोस कदम उठाना है तो उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए आपको। भाई, राज्यसभा से तो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, लैप्स लोकसभा में हुआ है, आप लोकसभा में लाइए, प्रचंड बहुमत आपका है, एक झटके में 18 तारीख को ही हो जाएगा या 22 तारीख को हो जाएगा।
मैं यही कह रहा हूं कि ये कुछ किसी बिल को पास कराने के लिए या किसी एक चीज को पारित कराने के लिए इस स्पेशल सेशन की जरूरत नहीं है। ये संविधान दिवस जैसा, संविधान सभा जैसा मुझे लगता है एक बड़े माहौल की तैयारी है। वो क्या मुद्दे लेकर आएंगे, मुझे लगता है कि इस पर अभी सिर्फ कयास ही हम लोग लगा पा रहे हैं, उसके जो दिख रहा है उन बिंदुओं पर ही बात कर पा रहे हैं। सुधीर सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि कई बार जो है अपने विरोधी के दिमाग में हलचल पैदा करने के लिए भी कोई कदम जो है वो पक्ष उठा लेता है, तो इसको आप केवल इस तरीके से देखते हैं या हम अभी खबर अब हम लोग बता रहे हैं कि एक फोटो सेशन होने जा रहा है प्रधानमंत्री के साथ सभी सांसदों का, जो हम सब जानते हैं अगर जब कोई आउटगोइंग सत्र होता है, आउटगोइंग पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनका ऐसे फोटो जो है खिंचाई जाती है, तो क्या आप ये कोई लोकसभा भंग होने वाली स्थिति, देश में जल्द चुनाव होने वाली स्थिति की तरह देखते हैं? सुधीर जी देखिए, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या डिसीजन ले रहे हैं उनको ही पता है, लेकिन हम कयास लगा सकते हो दो तीन चीज़ें वो हैपनिंग हो रही है। जैसे महाराष्ट्र के सीएम और डीसीएम अजित पवार जी, इन्होंने आज ही महाराष्ट्र में ऐलान किया जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसके लिए वो सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। वो यही कर रहे हैं कि देश का पैसा बचना चाहिए, देश का रिसोर्सेज बचना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अपोजिशन जो यूनाइटेड फ्रंट है उनको इंडिया कहा जाता है, वो मेरे जान से उनकी एकजुटी दिन पे दिन बढ़ रही है। पटना से लेकर बेंगलुरु, बेंगलुरु से लेकर मुंबई, और मुंबई में जिस तरह से ऐलान चीजें हो रही है, जिस तरह से कमेटी का गठन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरीके से अपोजिशन को ज्यादा वक्त देगा, विरोधी को ज्यादा वक्त देगा, तो मेरे ख्याल से विरोधी गठ दिन पे दिन ज्यादा मेरे ख्याल से स्ट्रेंथन हो जाएगा, दिन पे दिन इनका कदम बढ़ेगा। अभी वो रैली करने जा रहे हैं हर स्टेट में, उनका भी एक बड़ा असर गिरेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और खास करके जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जिस सब्जी से लेकर बाकी चीजों का जो दाम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, निगेटिविटी बढ़ रही है, अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा होने वाला है। इन्फ्लेशन जो 2014 में 14% इन्फ्लेशन था, उससे आगे भी इन्फ्लेशन जा सकता है। तो मेरे ख्याल से निगेटिविटी कम होने नहीं जा रही, निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो इसको अरेस्ट आज करना है कि निगेटिविटी काफी बढ़ने के बाद करना है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा उनके सामने है। तो ज्यादा वक्त अपोजिशन को देना, ज्यादा निगेटिविटी, आपकी सारी बातें तो इसी और इशारा कर रही है कि सरकार को ये सरकार चाहेगी कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में यही चर्चा चल रही है कि जो महाराष्ट्र का जो सदन है वो भी भंग हो सकता है, दिसंबर में भंग होने की ये भी चर्चा महाराष्ट्र में चल रही है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र हो और बाकी जो 5 स्टेट है और दूसरे स्टेट जम्मू कश्मीर को भी एक स्टेट का स्टेटस ये मेरे ख्याल से स्पेशल सदन में दे सकते हैं और बाकी स्टेट का इलेक्शन भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है 2014 की स्थिति और 2023 की स्थिति में काफी जमीन आसमान का अंतर है। 2000 मेरे ख्याल से 14 में बीजेपी के लिए फेवरेबल था, कांग्रेस के लिए एंटी था। आज भारतीय जनता पार्टी 9 साल से ज्यादा पावर में, एंटी इनकम्बेंसी दिन पे दिन बढ़ रही है। और दूसरी चीज जो उनका केडर है, मेरे ख्याल से केडर में भी एक फटीग आ चुकी है, वो केडर ज्यादा फटीग। ठीक है सुधीर जी, आपने कहा कि मौजूदा हालात में सरकार ये चाहेगी कि इलेक्शन जल्दी करा ले लोकसभा का, और आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र विधानसभा भंग होने की भी चर्चाएं चलने लगी हैं। समीर साहब, ये तो बड़ी खबर है अगर ऐसा है तो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामुमकिन को मुमकिन करने वाले व्यक्ति है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और कल से जब उन्होंने घोषणा का मतलब विशेष सत्र बुलाने का तय हुआ है, मुझे लग रहा है सबकी धड़कनें बढ़ गई है कि इस विशेष सत्र के अंदर क्या होने वाला है। उस सत्ता पक्ष या तो विपक्ष की धड़कनें बढ़ी हुई है कि मोदी जी ऐसा क्या लेके आने वाले हैं जो 2024 को सीधा अफेक्ट करेगा। मुझे लग रहा है, अभी सुधीर जी बता रहे थे, मुझे लगता है कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव से डर नहीं है। 2014 में जो लोकप्रियता थी वही 2024 में बरकरार है। मुझे लग रहा है उससे ज्यादा लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की बनी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी कभी भी किसी चुनाव से नहीं डरती, और आज की तारीख में जब विपक्ष का जो गठबंधन हो रहा है उससे तो वो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो ये कोई कारण नहीं है कि इंडिया का गठबंधन हो गया है तो इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मिलकर ये कोशिश करेंगे कि चुनाव पहले कर लो जिससे बाद में हमें नुकसान ना हो। मुझे लग रहा है ये कारण नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन विशेष सत्र जब बुलाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा निर्णय लेंगे वो कि जो उन्हें 2024 में उन्हें एक तरफा समर्थन दे सकता है। ये कारण ना सही आपको कोई कारण समझ में आता है कि चुनाव जल्दी कराएं नरेंद्र मोदी?
नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव जल्दी नहीं कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और ये अभी समय भी नहीं है करवाने का उनके हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर चुनाव जल्दी करवाना होता तो उसके पहले वो कमेटी काफ़ी पहले बना चुके होते हैं और इस पर भी काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं। आज कमेटी का गठन हुआ है, मुझे लग रहा है इसमें भी समय लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में ही जो तय समय है उसी समय चुनाव करवाएंगे। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि इस सत्र में वो महिला आरक्षण का बिल ला सकते हैं, क्योंकि जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को और महिलाओं के लिए, अधिकारों के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि महिला आरक्षण पे वो दोनों खबरों की चर्चा कर रहे हैं। महिला आरक्षण पर क्या इस विशेष सत्र में कोई कानून आएगा, या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरकार जो है बड़ी गंभीर है, और क्या जल्द इलेक्शन भी हो सकता है? अभी हमारे सुधीर सूर्यवंशी साहब ने कहा महाराष्ट्र में चर्चा है कि विधानसभा भंग कर दी जाएगी जल्दी। कुछ और राज्यों में भी ऐसी चर्चाएं, वो कह रहे हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा है, तो जल्द चुनाव की ओर भी सरकार क्या बढ़ सकती है, ऐसा हमारे कुछ पैनलिस्ट को लगता है। सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन का हमने जैसे चर्चा की, कॉन्सेप्ट तो बड़ा पुराना है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इसके पीछे तैयारी बड़ी लंबी चाहिए, और आज की परिस्थिति में अगर इसको अंजाम देना है तो इस साल होने वाले 5 चुनाव, अगले साल होने वाले आंध्र प्रदेश का चुनाव, इसके अलावा हरियाणा का, महाराष्ट्र का चुनाव और 2025 तक के चुनाव आपको एक साथ कराने पड़ेंगे। बिल्कुल कराने पड़ेंगे। मुझे लगता है 2000, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ तो यह संभावना दिखाई नहीं पड़ती कि आप सारे राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ करा सकें। और इसी के लिए मुझे लगता है, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता रहा हूं, क्योंकि इस मुद्दे पे चर्चा पहले भी हो चुकी है। पहले का मतलब हर 6-8 महीने पर इस पर एक बार चर्चा होती है। मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है कि सारे राज्यों का चुनाव लोकसभा के साथ हो, ये बहुत मुश्किल सा काम दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि हमें इस ओर बढ़ना चाहिए, साइकिल ऑफ इलेक्शंस। अब ऐसा किया जा सकता है, हर 2 साल पे चुनाव हो या हर साल चुनाव हो, और आप कुछ महीनों को फिक्स कर सकते हैं। तकरीबन मान लीजिए अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, जिससे मान लीजिए अगर हम 2023 को देखें तो कई राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। हिमाचल का चुनाव हुआ, फिर गुजरात के चुनाव हो गए, फिर कर्नाटक के चुनाव हो गए, और उसके बाद अब 5-4 राज्यों के और चुनाव हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई बनाया जाए सिस्टम जिसमें साल के किसी एक महीने में, या ऑल्टरनेट ईयर, कि भाई 2022 का साल चुनाव का नहीं है, अगर 2022 के साल में कुछ राज्यों की सरकारें चली गई, वो 2023 तक वेट करें, समथिंग ऑफ दैट काइंड। मुझे लगता है ये कर पाना इस समय संभव है, जिसका आपने जिक्र किया। इससे ये होगा, जो 4-5 राज्यों के चुनाव अभी होने वाले हैं उसको आप लोकसभा के साथ कर लेंगे, लोकसभा के साथ आंध्रा का चुनाव, सिक्किम का चुनाव ऑलरेडी होता है, और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद 2-3 महीनों बाद होता है। तो इन 11-12 राज्यों को आप लोकसभा के साथ कर सकते हैं, और ऐसी ही प्रक्रिया शायद साल दर साल या हर 2 साल पे की जा सकती है। इस समय तो मुझे लगता है ये एक, मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रयास होगा और संभव भी है कर पाना। तो वो तो लॉ कमीशन ने जो 2018 में अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट दी थी, उसमें तीनों ही विकल्प थे कि आप लोकसभा के साथ सभी राज्यों के चुनाव करा सकते हैं, या 5 साल में 2 बार डिवाइड करके, जैसा आपने कहा साइकिल ऑफ इलेक्शन, तो 2 बार 5 साल में 2 बार चुनाव हो, या हर साल पड़ने वाले जितने भी चुनाव हैं उन सबको एवरी ईयर एक साथ करा लिया जाए, यानी साल में 5 बार इलेक्शन कराए जाएं। तो ये तीनों विकल्प दिए गए थे। लेकिन जो बात अभी सुधीर सूर्यवंशी जी कह रहे थे अभी आज के हालात की, उस पर हमको जरूर गौर करना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर वो सुन रहे हैं सुगबुगाहट कि क्या महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो सकती है, उनका ऐसा आंकलन है कि देश के हालात को देखते हुए नरेंद्र मोदी को यह सुहाएगा कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। इसमें कितनी हकीकत दिखाई देती है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए सौरभ जी, ये बड़ा मतलब अप्रत्याशित होगा कि कोई भाजपा का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जिस एजेंडे को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, कहे नहीं नहीं वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हम खड़े। ये प्रत्याशित है, ये सबसे सामान्य प्रतिक्रिया है जो देवेंद्र फडणवीस ने दी। और आज की तारीख में तो कहते हैं ना कि जो नया मुल्ला होता है वो ज्यादा प्याज खाता है, तो अजीत पवार तो देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा आज उनके नेता नरेंद्र मोदी है। तो ये मुझे कोई बहुत, ये राजनीतिक लिहाज से कोई अप्रत्याशित नहीं। मैं अभी गोवा में बैठा हुआ हूं, यहां भी अभी कल ही जो है वो एक कार्यक्रम में यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हैं। तो क्या आप गोवा वाले भी कहेंगे कि नहीं नहीं यहां भी विधानसभा भंग होने वाली?
महाराष्ट्र को लेकर इसलिए भी चर्चा होती है कि वहां की विधानसभा भंग न भंग विचित्र स्थिति है, कब कौन मुख्यमंत्री के दावेदार, इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। देश भर के हर भाजपा के मुख्यमंत्री के मुंह से एक ही बात निकलेगी और भाजपा का हर वर्कर एक बात कहेगा और कोई भी समझदार व्यक्ति भी कहेगा। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा पेच है, जैसे इससे मैं कतई सहमत नहीं, सुधीर जी जो आंकड़े बता रहे हैं, कल ही जो भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया 7.8% क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ है, जो आंकड़ा जारी किया 7.8% क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ है, 4 क्वार्टर की सबसे बड़ी जीडीपी ग्रोथ है। जो टमाटर लेके घूम रहे थे लोग, डिबेट में भी लेकर आ रहे थे, आजकल बंद हो गया क्योंकि इतना टमाटर आ गया, उसी में नहाओ कूदो चाहे जो करो, फेंकने की नौबत आ गई कई जगह। तो मुझे लगता है कि महंगाई टेम्परेरी फिनोमिना है, इस पर चुनाव बहुत कम होते हैं। दिल्ली की सरकार गिर गई होगी प्याज पर, और इतना आगे की चीजें जब आप देश एक बेहतर स्थिति में जा रहा है, G20 के प्रेसिडेंसी पर हम बैठे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना हाई है, हम दुनिया में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ वाली कंट्री हैं, तो कोई सेंटिमेंट खराब हुआ है ऐसा मुझे कतई नहीं दिखता है। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा का एजेंडा है, मोदी जी का एजेंडा है, वो आगे बढ़ेगा। और एक चीज और जो है लोग सवाल पूछते हैं वो ये कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है या राम मंदिर में विधिवत नए मंदिर में पूजा पाठ जनवरी से शुरू होगा, तो कोई नरेंद्र मोदी हो वो क्यों चाहेंगे कि उससे पहले वो इलेक्शन करा लें? क्यों वो चाहेंगे कि पहले चुनाव में जाएं और उसके बाद वो राम मंदिर में जाएं? सुधीर सूर्यवंशी जी। नहीं, मुझे ऐसे लगता है सौरभ जी, आपको भी याद होगा, आदमी जो वोटिंग करता है वो संतुष्ट मन से कभी वो वोटिंग नहीं होता, वो एंटी की फोर्स की वोटिंग होता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से कांग्रेस नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा था, इसलिए ज़्यादा पैमाने में वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को किया गया। जब कोई चीज़ मेरे ख्याल से प्रॉमिस दिया जाता है, वो जब हासिल हो जाती है उसके लिए लोगों को ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता, लोग ज़्यादा अचंभित नहीं रहते, जो चीज़ मिल गई है। राम मंदिर बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा था, बड़ा मसला था, उसके ऊपर काफ़ी इलेक्शन हुए, लेकिन जब राम मंदिर बन चुका है तो बनने के बाद एक आस्था का विषय हो चुका है। अभी मेरे ख्याल से लोगों में ये मुद्दा नहीं है, लोग जब राम मंदिर जाएंगे वो मेरे ख्याल से इशू नहीं है, अभी इशू अलग है। संतुष्ट में लोग वोटिंग नहीं होता, वोटिंग एंटी एंगर से वोटिंग होती है, ये एक बड़ा साइकोलॉजी लोगों का है, वो हम समझना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कर्नाटक का चुनाव हारा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जैसे हालत थोड़ी खराब है, तेलंगाना में तो फाइट में भी नहीं है, मिजोरम छोड़ दिए, ऐसे 3-4 राज्य और हारेंगे तो उसका असर मेरे ख्याल से पार्टी के केडर हो, लीडरशिप उसके ऊपर गिर सकता है, ये उसका मनोधैर्य पे ऊपर गिर सकता है। ये गिरने के लिए मेरे ख्याल से रोकना होगा, तो जल्दी इलेक्शन एक इसके लिए एक पर्याय हो सकता है, नहीं तो 4 स्टेट हार जाएंगे, उसके बाद में जो केडर है, जो फुट सोल्जर है लड़ने वाला, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। आपको याद होगा आरएसएस का एक वीकली मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, वहां पे भी एक बात, बहुत बड़ी बात कही थी कि नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है, हिंदुत्व एक बड़ी चीज है, उसके पर सिर्फ हम इलेक्शन जीत नहीं सकते, उसके लिए हमको चाहिए सुधीर जी, बात ठीक है आपकी, लेकिन लीडरशिप। ये जब आप आरएसएस वाली बात बता रहे हैं वो तो ठीक है, तो इलेक्शन कैसे जीतेगा? लेकिन 2018 में यही चुनाव हार गए थे नरेंद्र मोदी, फिर 2019 में जीत गए थे। तो आप जो कह रहे हैं कि अगर ये विधानसभा चुनाव हारेंगे तो बड़ा खराब मैसेज जाएगा, काडर डिमोरलाइज हो जाएगा, तो 18 में क्यों नहीं हुआ ऐसा? 18 के बाद 19? नहीं, मुझे ऐसे लगता है, नहीं, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी 10 साल से, कम 9 साल हो चुके, 10 साल से पावर में है। कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी 10 साल जब पावर में रहते तो उनका एंटी इनकम्बेंसी काफी रेट ज्यादा रहता है, 5 साल के बाद रेट कम रहता है। मुझे लगता है कि हम कोई भी इंसान को 10 साल देते हैं, उसके बाद में लोगों का रुझाव चेंज हो जाता है। जो नरेंद्र मोदी की रेटिंग है वो काफी अच्छी है, लेकिन उसके साथ में अपोजिशन की भी रेटिंग बढ़ रही है, ये भी हम देखना चाहिए। जिस तरीके से अपोजिशन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, वही अपोजिशन एक टेबल पे खाना सर 3-4 बातें कही, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में क्योंकि आपकी बात का मैं जवाब लेना चाहता हूं। एक यूनाइटेड ऑपोजिशन जो इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है,
उनका ऐसा मानना है कि देश के आर्थिक हालात, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं और 10 साल सरकार में नरेंद्र मोदी को हो गए तो 14 और 19 के साथ आप तुलना नहीं कर सकते। ये 10 साल के बाद वाला इलेक्शन है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को इस बात का या बीजेपी को इस बात का खदशा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव अगर हमारे अच्छे नहीं गए तो ये कहीं कैरी फॉरवर्ड ना कर जाए 2024 तक। देवेंद्र, और इस बात की चिंता कम से कम बातचीत में सौरभ किसी लेवल पर नहीं महसूस होती है, और ख़ास तौर पर तब जब आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें तो लगातार सरकार की तरफ से ये बताया जाता है कि देखो कितनी चमकदार इकॉनमी है इतने क्राइसिस के दरमियान। आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे कैसे क्राइसिस दुनिया ने झेला है, भारत ने भी झेला, उस क्राइसिस में भी अगर आपकी इकॉनमी चमकती हुई है तो उसे पेश उसी रूप में किया जाता है, वहाँ पर चिंता की लकीरें नहीं दिखती। लेकिन अपोजिशन अगर इस तरह से यूनाइटेड हो तो कोई भी राजनीतिक दल सतर्क ज़रूर होना चाहेगा। वो ये समझेगा कि अगर इतने सारे अपोजिशन के दल एक साथ आ सकते हैं तो पूरे पैन इंडिया नहीं, कुछ राज्यों में कुछ गंभीर चुनौती ज़रूर मिल सकती है। लेकिन उसके चलते अपने कदम को किसी और रूप में पेश करके कोई हड़बड़ी कर दे, कोई जल्दबाजी कर दे, इसका संकेत भी सौरभ बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसा ज़रूर लगता है कि एक ख़ास रणनीति के तहत इधर कुछ चीज़ें की जा रही हैं। वो खास रणनीति क्या है, कहाँ तक लेकर जाएंगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन सौरभ, आपको मैं ये भी बताऊं कि जो अर्ली इलेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं ये महज आकलन या कयासबाजी नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है अगर तो, लेकिन सोर्सेज के मार्फत इसकी तरफ इशारा ज़रूर किया जा रहा है। अब उस इशारा के पीछे कोई और इंटेंशन है, जानबूझ के एक चर्चा बनवाना चाहते हैं या हकीकत में वो करना चाहते हैं, ये यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता। समीर साहब, क्या लग रहा है आपको कि केवल चर्चा माहौल बनाने के लिए है? कुछ लोगों को लगता था कि 2 दिन ऑपोजिशन की मीटिंग हो रही है, इसकी ज़्यादा चर्चा ना हो पाए, इसलिए कोई ऐसी बात छेड़ दो जिसकी हर जगह बस उसी बारे में बात हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से निर्णय हुआ होगा। मुझे लग रहा है अगर कमेटी बना दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात पर जिक्र करते रहे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो मुझे लगता है अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए और हो सकता है कि ये अभी नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के अंदर तय है, मोदी इसके ऊपर आगे बढ़ने वाले। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा अभी लगता है कि 2024 के लिए ये थोड़ा जल्दी होगा केंद्र सरकार के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जाना। महिला आरक्षण ज्यादा बिल्कुल, मुझे महिला आरक्षण के साथ मुझे ये भी लगता है कि इस विशेष सत्र में मुझे हो सकता है कि ओबीसी के लिए, दलितों के लिए या आदिवासियों के लिए कोई मोदी बड़ी योजना लेकर आए जिससे आने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव और लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का जो वोट है, ओबीसी का जो वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, जो विपक्ष का बड़ा वोट बैंक माना जाता है, उसको मोदी को टारगेट करके कोई मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं। और सौरभ कुछ करना ही नहीं है इसमें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, सौरभ महिला आरक्षण पे तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो सरकार एक दिन के नोटिस पे लेके आ सकती है, वहां पे तो सारी तैयारी ऑलरेडी हुई है, बिल भी बना हुआ है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं। विपक्ष ने इसको हेडलाइन मैनेजमेंट कहा। प्रोफेसर साहब भी थोड़ा सा मुस्कुराए जब हमने इस बात की चर्चा करी। सर, क्या आपको भी केवल उतना ही भर लग रहा है ये जितनी बातें की जा रही हैं? नहीं सौरभ, मैं इससे मतभेद रखता हूं। सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा। 4 दिन का सत्र बुलाने की घोषणा की गई है। सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ गंभीर समस्या, कुछ ना कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा जरूर होगी। अब इसमें कौन से मुद्दे होंगे, मुझे खुद लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि वो एक गंभीर मुद्दा है, कई सुधारों की जरूरत होगी। लेकिन और जो कुछ चीजों की चर्चा हो रही है, जो आपके चैनल पे भी चल रहा है, चाहे वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, जो आपके अभी चैनल पे दिखाया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये सारी ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर देश भर में एक, मैं कहूंगा, आम सहमति का मतलब हर व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन इन सब चीजों पे चर्चा होगी। मान लीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर इस पे कोई चर्चा भी हुई तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करेंगी, और विरोध करेंगे तो इस चीज को प्रधानमंत्री मोदी अपने कैंपेन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं एक अच्छा प्रस्ताव लेके आ रहा था जिससे देश के इतने पैसे बच सकते थे, लेकिन इसका भी विरोध विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो एक ये नैरेटिव इनके पक्ष में बन सकता है। और कुछ जो कानून है, अगर आप महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया, इन सब से बहुत प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के वोट बैंक पर 2024 के बहुत बड़ा काम होगा। और अगर परसेप्शन के लिहाज से देखें तो वो भी सरकार के लिए एक बहुत पॉजिटिव होगा अगर महिला आरक्षण जैसा कोई काम हो जाता है तो। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांकर साहब, सुधीर सूर्यवंशी जी, प्रोफेसर संजय कुमार साहब और देवेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।